Yes, we have to move ahead in that lesson, the march of mind. The march of mind. Very interesting. Didactic in tone. But philosophical as well as academic contents are there. As it has already been made clear to you that it was a speech delivered by the first Vice President of India, Dr. S. Radhakrishnan. He was a great educationist, thinker, as well as a philosopher. He provided us with the various dimensions of our education system and how can it be improved for the benefit of our country. Yes, we were here on page number 10, last paragraph, 5th line. I told you in last video, last line, they interpret the higher laws of universe. Who interpret the higher laws of universe? First was literature. A study of literature tells us how to live a worthy life. Then philosophy, darshan, जीवन का जो नजरिया है वो किससे निर्धारित होगा? हमारे दर्शन से। हम कैसी विचारधारा, कैसा दर्शन अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, मानते हैं। और तीसरा बिंदु बताया रिलीजन, कि हम कहां से अच्छाइयां सीखते हैं, जीवन शैली सीखते हैं। Now we have to continue. If we do not have a general philosophy or attitude of life, our minds will be confused and we will suffer from greed, pusillanimity, anxiety and defeatism. देखिए, जीवन में फिलोसॉफी का क्या महत्व है कि अगर हमारे पास हमारा कोई दर्शन नहीं है, कोई जीवन के सिद्धांत नहीं है, हमने कहीं से जीवन जीने के अच्छे सिद्धांत अगर नहीं सीखे हैं, तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? Minds will be confused. मनुष्य का दिमाग भ्रमित रहेगा अगर उसने कोई अच्छे दर्शन का अध्ययन नहीं किया। और संशय और भ्रम का पाया जाना अपने आप में एक सजा है। संशय और भ्रम का अच्छे मनुष्य के जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। पर दुर्भाग्य से क्या होता है कि चारों तरफ जहां नजर उठाएंगे, खास तौर से देश की युवा पीढ़ी बड़ी भारी भ्रमित नजर आती है। भ्रमित नजर आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने अच्छे दर्शन को आत्मसात नहीं किया। और क्या क्या परेशानी, ये जीवन में देखो, ये परेशानियां जगह जगह नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है?
और बेटा उससे आगे की बात और समझें कि समझते बूझते हुए भी वही करते हैं। सबको पता है, आपको मुझे, कि लालच बुरी बला है, पर हम लालच करने से नहीं चूकते, थोड़ा बहुत लालच तो कर ही जाते हैं। तो ये सफर तो बेटा बीमारी से होता है। ये बीमारियां ही है क्या? लालच है, घबराहट है, संशय का बाई प्रोडक्ट है क्या? घबराहट, कोवार्डाइस, भीरू व्यक्तित्व, इसका परिणाम है संशय का। जो निर्णय नहीं कर पाता है, भ्रमित रहता है, तो वो आपको किसी भी एंगल से बोल्ड नजर नहीं आएगा, हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहेगा। लालची व्यक्ति आपको बताया कभी भी फंस सकता है, खास तौर से अपने बनाए हुए जाल में ही। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल देखो बेटा बहुत बड़े रोग का रूप ले चुकी है। एंजाइटी की बाकायदा टैबलेट्स आने लगी। अरे टैबलेट से थोड़ी ठीक होगी, मानसिक बीमारी है तो अच्छे विचारों का प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, समझाया जाए सही तरीके से, तो हम ये एंजाइटी है, ग्रीड है, निराशा का भाव है, इनसे मुक्ति पा सकते हैं। भीरू प्रवृत्ति है, इन सभी से मुक्ति पाने का सरल, सिंपल, सीधा उपाय क्या है? अच्छे दर्शन को बढ़ा जाए, बढ़ाया जाए, आत्मसात किया जाए, हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए। जो आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया, सम्यक क्या है? बैलेंस। एक बैलेंस्ड अप्रोच जीवन में अडॉप्ट की जानी होती है। करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज डिफरेंट, पर सम्यक जीवन ही वास्तविक जीवन है, एक्सट्रीम में नहीं है। पता होता है, सबको पता नहीं होता, पता होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसलिए इन चीजों की बहुतायत बढ़ती जा रही है। मेंटल स्लम्स आर मोर डेंजरस टू मैनकाइंड देन मटेरियल स्लम्स। आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। क्या बताया है? मेंटल स्लम्स आर मोर डेंजरस टू मैनकाइंड देन मटेरियल स्लम्स। कि जो मानसिक झुग्गी झोपड़ियां है ना, स्लम्स बेटा बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ी, कच्ची बस्ती, जो हमने हमारे मनोमस्तिष्क में बना रखी है, वो मनुष्य जाति के लिए ज्यादा खतरनाक है बजाय इसके जो वास्तविक स्लम्स है। मटीरियल स्लम्स क्या है? तो झुग्गी झोपड़ियां हमें दिखाई देती है, जो निश्चित रूप से गरीबी का प्रतिनिधित्व करती हैं, गरीबी को परिलक्षित करती हैं। कच्ची बस्तियां खूब है हमारे देश में, करोड़ों लोग कच्ची बस्तियों में अपना जीवन यापन करते हैं। नो डाउट, मैटर ऑफ शेम फॉर ऑल, बट Radhakrishna is saying that mental slums are more harmful, more dangerous. जब हम मानसिक रूप से ही विकसित नहीं होते हैं, मानसिक रूप से
अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो फिर मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी आसान नहीं। इसलिए मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण करना शिक्षा पद्धति का बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य और दायित्व है कि जो युवा पीढ़ी तैयार हो वो मानसिक रूप से परिपक्व हो, अच्छे विचारों को आत्मसात करने के लिए तत्पर हो। ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जाना देश के भविष्य के लिए आवश्यक है। Independent thinking is not encouraged in our world today. देखिए एक एक लाइन इनकी कहावत के जैसी है। मैक्सिम लाइक क्वालिटीज आर देयर। Independent thinking is not encouraged in our world today. व्यक्ति को स्वयं को एक आत्मनिर्भर विचारक हम नहीं बनने देते। व्यक्ति को स्वयं को एक स्वतंत्र विचारक वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है वो नहीं बनने देता। हम क्या तैयार करते हैं? बड़े दुर्भाग्य की बात है, फॉलोवर। जबकि अच्छे लीडर की क्या पहचान होती है? अच्छा लीडर, सबसे अच्छा लीडर कौन होता है? जो फॉलोवर तैयार नहीं करता, जो और लीडर्स तैयार करता है। सर्वोत्तम लीडर वही है जो लीडर्स की भरमार लगा देता है। क्यों? कि वो स्वतंत्र सोचने वाले व्यक्तित्व को प्रोत्साहित करता है। ऐसा बहुत कम मामलों में पाया जाता है। ज्यादातर क्या चाहते हैं? फॉलोवर, कि मैं जो कुछ कहता हूं उसका आप बिना सोचे समझे, बिना अपने दिमाग की कसौटी पर उतारे, बस अनुसरण करते जाओ। तो फिर उसको दिमाग, बुद्धि, विवेक ईश्वर ने दिया ही क्यों है? अरे भाई, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र विचारक होना ही चाहिए, पर स्वतंत्र विचारक होना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। बात मनवाने का उद्देश्य नहीं है। बात अपने स्वयं के अस्तित्व की है कि आप अलग विचार रखते हुए भी अस्तित्व में बने रहें। वरना क्या होता है कि दूसरे प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्तित्व को लोग डिस्करेज करते हैं। इनकरेज नहीं, डिस्करेज, और एक विरोधी के रूप में मानने लग जाते हैं। भाई कौन किसका विरोधी? सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और वो मानने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा विचार जब सबके दिमाग में आ जाता है तो ही हम सही मायने में लोकतांत्रिक रूप से तरक्की कर पाते हैं। पर दुर्भाग्य यही है जो इन्होंने लिखा है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज नॉट एनकरेज्ड इन आवर वर्ल्ड टुडे। कि आज हमारे संसार में जो व्यक्तिगत सोच है उसको हम बढ़ावा नहीं देते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है कि हम लीडर्स नहीं, हम फॉलोवर्स बनाते हैं।
वही बनाना चाहते भी हैं। जबकि जो जितना हाई लेवल का लीडर होगा वो उतने अच्छे लीडर्स के पीछे कतार लगा के जाएगा। वो अच्छे लीडर ही तैयार करेगा, फॉलोवर तैयार नहीं करेगा। When we see a cinema, we think very fast to keep up with rapid changes of scene and action. When we see a cinema, we think very fast and keep up with rapid changes of scene and action. देखिए, दिमाग की कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करें कि जब भी कोई चलचित्र, इसको सिनेमा बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में भी, हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में भी एक पैरेलल चल रहा होता है उसको देखने के साथ साथ। पैरेलल सिनेमा चल रहा होता है, वेटिंग वेरी फास्ट टू कीप अप विद रैपिड चेंजेस, और हमारा दिमाग बड़ी तेजी से सोचता है, काम करता है। जो भी सामने दृश्य आते हैं, क्रियाकलाप घटित होते हैं, उनके साथ हमारा दिमाग उस पेस को, उस गति को बनाए रखता है। उतना तेजी से हम सोचते हैं कि अभी नायक के साथ ऐसा हो गया, अभी नायिका के साथ ऐसा हो गया, खलनायक के साथ ऐसा हो गया, आगे ये होने की संभावना है। ऐसा भी हमारा दिमाग प्रेडिक्शन भी करता है। मतलब दिमाग में सोचने की क्षमताएं असीमित है। This rapidity which the cinema gives its audiences and demands from them has its own effect on the mental development. ये जो रैपिडिटी है, ये जो गति है, ये गति क्या करती है पता है? जो सिनेमा अपने ऑडियंस को, मतलब दर्शकों को प्रदान करती है, वो उनसे क्या डिमांड करती है कि उनके मानसिक जो विचारधारा है उस पर वो अपना प्रभाव डालती है। उसका अपना प्रभाव भी पड़ता है। जब मनुष्य कोई चलचित्र देखता है, उसमें जो घटनाएं घटित होती है तो उनको वो अपने दिमाग के द्वारा पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से ग्रहण करता है। If we are to be freed from the debilitating effects and the nervous strain of modern life, if we are to be saved from the assaults which beat so insistently on us from the screen and the radio, from the yellow press and demagogy, defenses are to be built in the minds of man, and enduring interests are to be implanted in them. अभी आप थर्ड ईयर में आ रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो गौर से आप इसको सुने और समझें। इफ वी आर टू बी फ्रीड फ्रॉम डेबिलिटेटिंग इफेक्ट्स, अगर हमें इन विचलित करने वाले प्रभावों से मुक्त होना है, आसान काम नहीं है, क्योंकि हर कोई, सिनेमा नहीं, इन्होंने रेडियो भी लिखा है, प्रेस भी लिखा है, सभी कुछ इसलिए किया जा रहा है हमारे चारों तरफ, हमारे दिमाग को स्वतंत्र रूप से न सोचने देने के लिए, कि आप अपनी स्वतंत्र विचारधारा न बनाएं। ये रेडियो, टीवी, अखबार जो कह रहा है ना, बस उसी में से किसी का चयन करके किसी न किसी के अनुयायी बन जाएं। और मजे की बात यह है कि भीड़ 80, 90, 95%, इससे भी अधिक उसी कैटेगरी में आ भी जाते हैं।
अभी इन दिनों तो बड़ा भारी आप लोग देखते हैं, तरह तरह की बहस आती है, तो जिसका जहां मन होता है वो उस बहस में एक पार्टी बन जाता है। निरपेक्ष भाव से किसी घटना को देखना, उसका मूल्यांकन करना भुला दिया गया है। किसी घटना को देखने के लिए, समझने के लिए एक पार्टी होना कतई आवश्यक नहीं है। और टीवी है, रेडियो है, अखबार है, ये कोई सारे 100% आपको सत्य बता रहे हैं, ये भी कतई आवश्यक नहीं है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, एजेंडा हैं। अब ये क्या करें कि युवाओं के मस्तिष्क को अगर इन सब चीजों से फ्री करना है तो बड़े भारी प्रयास करने होंगे। एंड द नर्वस स्ट्रेन ऑफ मॉडर्न लाइफ, और फिर क्या होता है कि जो आधुनिक जीवन पद्धति है वो सभी में, युवाओं में निराशा बढ़ती है, क्योंकि वो आपको रोजाना अप टू डेट होना बताते हैं, नया नया नया, और आप और हम उस नए के बराबर चल पाने में अगर सक्षम नहीं हो पाते हैं, खासतौर से मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में, तो फिर उसमें निराशा का भाव आ जाता है कि हमारे पास अमुक मॉडल नहीं है मोबाइल का, या हमारे घर में एलईडी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी, क्योंकि रोजाना हमें इन चीजों के माध्यम से, और मजे की बात देखिए कि आपको और हमें पता होता है कि ये प्रचार सारा पेमेंट लेने के उपरांत किया जाता है। उनका काम क्या है? एडवर्टाइजमेंट करना। उनको जो पेमेंट देगा वो उसके पक्ष में प्रचार करेंगे, सीधी सी बात। अब ये आपको और मुझे, सामान्य व्यक्ति को निर्णय करना होता है कि हम अपने आप को उनसे कितना प्रभावित होने की अनुमति देते हैं, या देते भी हैं या नहीं देते। थोड़ा सा कठिन कार्य है, क्योंकि भीड़ जिधर जाती है उधर अमूमन आदमी चल पड़ता है आसान मामला देखकर। भीड़ से अलग रहना साहसी लोगों का ही काम हो सकता है। अब भीड़ को तो देखो मूर्ख बना लिया जाता है। बाय द वे ध्यान में रखना, ये जो शब्द है ना भीड़, क्राउड, भीड़ कभी भी समझदारों की नहीं हुआ करती, लीडर्स की नहीं हुआ करती। भीड़ तो फॉलोवर्स की, और जो किसी न किसी व्हाटसोएवर पॉइंट इट में भी, किसी न किसी पॉइंट के आधार पर जिनको फॉलोवर बना लिया गया है, मानसिक रूप से कैद कर लिया गया है, भीड़ उन्हीं की होती है। उस भीड़ से अलग करना, इसको, युवा को, बड़ा चैलेंजिंग कार्य है। If we are to be freed from debilitating effects and the nervous strain of modern life, if we are to be saved from the assaults which beat so insistently on us from screen and radio, रेडियो है, टीवी है, इनके द्वारा क्या होता है, हमारे दिमाग पर असल्ट, बेटा हमले को बोलते हैं, हमले किए जाते हैं। ये मानसिक हमले हैं। तरह तरह की विचारधारा रखने वाले लोग अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी विचारधारा का गुलाम बनाने के लिए सारे दिन किसी न किसी माध्यम से मानसिक हमला जारी रखते हैं।
insistently, continuously. From the yellow press and demagogue. क्या है? जो प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रचार है, तो देखिए जो बिना लॉजिक रखने वाले लोग हैं, ऑलमोस्ट अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, वो प्रोपेगेंडा से ही प्रभावित हो जाते हैं। दुष्प्रचार के झांसे में अभी इस युग में भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफेंसेस आर टू बी बिल्ट इन द माइंड ऑफ मैन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब असल्ट काम में ले लिया शब्द, तो डिफेंस तो आना ही है। अरे हमला होगा तो क्या करेंगे? ये देखिए टिपिकल इंडियन साइकोलॉजी, क्योंकि राधा कृष्णन भारतीय विचारक हैं, इसलिए इन्होंने क्या कहा है? डिफेंसेस आर टू बी बिल्ट। बड़ी अच्छी बात है, पर उससे आगे का एक और स्टेप क्या होता है? आप लोग स्वयं सोचिए। अरे चारों तरफ से जब इस तरीके के हमले हो रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम कोई व्यक्ति कर पाता है कि भाई मैं तो मेरी खुद की विचारधारा रखता हूं और मैं आपकी विचारधारा से सहमत होने के लिए कतई बाध्य नहीं हूं। ऐसा खड़ा होकर स्पष्ट रूप से बोलना जाए। इट इज रेयरली हैपन, बड़ा मुश्किल होता है। किसी न किसी के आगे सरेंडर कर देते, ये भी बोलते डिफेंसेस आर टू बी बिल्ट। चलो हम हमारे दिमाग को बचाने के लिए आत्मरक्षा के उपाय तो करें, अपने आप को इस प्रकार के दुष्प्रचार से बचाएं। एंड्योरिंग इंटरेस्ट आर टू बी इम्प्लांटेड इन देम। अब ये उपाय है, देखिए उपाय क्या है कि युवाओं के, देश की जो सामान्य जनता है, उसके मस्तिष्क को खाली न छोड़ा जाए। एंड्योरिंग इंटरेस्ट क्या होते हैं बेटा? जो आपके हित के और लंबे समय तक चलने वाले फेवर के कार्य हैं, वो दिमाग में इम्प्लांट किया जाए। जैसे आपकी मटीरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी एज वेल एज स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी एंड साल्वेशन। वेरी सिंपल आइडिया आई एम टेलिंग यू। इसी विचारधारा के बारे में सोचने का अवसर कब मिलेगा? जब दिमाग में अपने खुद कोई टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे। जब आप अपना टारगेट लेकर चले हैं कि मेरा लक्ष्य ये है जीवन में, तो फिर आप पर कोई सामान्य रूप से हमला नहीं कर पाएगा मानसिक कि भाई मेरे पास समय नहीं है आप वाली इन चीजों के लिए, मेरे बहुत लंबे लक्ष्य हैं। वो लक्ष्य कहां से आएंगे? वो दिमाग में इम्प्लांट का मतलब क्या होता है? रोपना, लगाया जाना। जैसे पौधे इम्प्लांट करते हैं, दिमाग में रोपित कर दिया जाए कि भाई तेरे को इन चीजों से प्रभावित नहीं होना है, बहुत दूर तक जाना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो युवा अपनी आइडेंटिटी भी बना पाएगा, अचीवमेंट भी कर पाएगा। और वरना जो ज्यादातर हैं उनकी तरह ही होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ये ज्यादातर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? जहां ज्यादातर पहुंच रहे हैं वहीं हम अलग पहुंचने की संभावना स्वयं ने ही समाप्त कर दी। इस कारण देखिए इसके लिए थोड़ा सा एक अलग गुण चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं साहस। अलग चलने के लिए, भीड़ से अलग खड़ा होने के लिए भी हमें थोड़े साहस की आवश्यकता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार चलने के लिए और अधिक साहस।
और सामान्य रूप से इतना साहस पाया नहीं जाता, इसीलिए फॉलोवर ज्यादा मिलते हैं, फॉलोवर खूब तैयार हो जाते हैं। We must learn to read great classics which deal with really important questions affecting the life and destiny of the human race. बहुत बड़ा विजन है इनका डॉक्टर राधा कृष्णन का विजन बहुत बड़ा है, और हम क्या है कि छोटे छोटे इंटरेस्ट में अपने जीवन को पूरा समाप्त कर देते हैं। We must learn to read great classics. देखिए ग्रेट क्लासिक्स क्या है? जो महानतम महाकाव्य हैं, नॉट मोर देन 10, डबल फिगर में है नहीं, पूरी धरती पर मनुष्य जाति के 5 से 10 हजार साल के इतिहास के बावजूद भी वो क्लासिक्स हम पढ़ें और पढ़ना सिखाएं, उनसे सीखें। लर्न टू रीड ग्रेट क्लासिक्स विच डील विथ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो किसके साथ डील करते हैं, किससे संबंधित हैं, वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्रश्न हजारों लाखों हैं, पर हर एक प्रश्न का हमारे जीवन के संदर्भ में अलग अलग महत्व होता है। जो वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके साथ संबंधित हैं, उनको हम पढ़ें। वास्तविक रूप से जुड़े हुए प्रश्न कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच अफेक्टिंग द लाइफ एंड डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन रेस। अरे भाई, ऐसे मुद्दे जो मनुष्य के जीवन मरण और भाग्य इनसे जुड़े हुए हैं, उन पर हम विचार करें। विचार ऐसे ही नहीं आते लोग, चारों तरफ जिस प्रकार का मोटिवेशन होता है, विचार वैसे ही आता। इसलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ने का मोटिवेशन विद्यार्थियों में दिया जाए कि वो सच साहित्य का, अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, जो उन्हें जीवन की गंभीर समस्याएं हैं उन पर चिंतन मनन करना और उनसे बाहर निकलना सिखाए, प्रेरित करे, वो एक अच्छा जीवन जीने को सक्षम बने। अब बेटा, ऐसा बताने वाले लोग बहुत कम बचेंगे, ध्यान रखो। ऐसा बताने वाले लोग ही आपको बहुत कम मिलेंगे कि सच साहित्य का अध्ययन करें। ऐसा बताने वाले मिल रहे हैं ज्यादा पैकेज, जिस पढ़ाई में मिले वो पढ़ाई करो, उसमें चाहे मॉरल वैल्यूज हो या नहीं, होना क्या चाहिए? पैकेज। अब वो पैकेज भी बेटा सबको नहीं मिल पाता। बहुत प्रयास करते हैं, जब 100 में से 2-5 को वो पैकेज मिलता है, बाकी फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। जबकि उन बाकियों में और उन 2-5 में कोई बड़ा डिग्री का अंतर नहीं होता है। ये जीवन के अलग पहलू। राधा कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं कि हमें बड़े मुद्दे जो मनुष्य जाति के भाग्य के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए। We must think for ourselves about these great matters, but thinking for oneself does not mean thinking in a vacuum, unaided, all alone. Of course, हमें निश्चित रूप से ही सारी जो बातें हैं वो हमारे स्वयं के संदर्भ में सोचनी होती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि हम इन सभी के संदर्भ में कहां स्टैंड करते हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है दैट थिंकिंग इन वैक्यूम
वैक्यूम का मतलब क्या होता है? का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन हिंदी निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां कुछ भी न हो। भाई हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हम वैक्यूम में थिंकिंग नहीं कर सकते। हमें हमारे अस्तित्व के संदर्भ में ही सोचना पड़ेगा। और हमारा जो अस्तित्व है वो आइसोलेशन में नहीं है। हमारा अस्तित्व पूरी मनुष्य जाति, देश, समाज, राष्ट्र सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम वैक्यूम में और अनएडेड, ऑल अलोन, मतलब बिना किसी के साथ जुड़े हुए, एकदम अकेले में हम अच्छे विचार नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छे विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उनको एक बड़ा ब्रॉड विजन देना होगा। पूरे मनुष्य जाति के संदर्भ में विचार करना हमें कौन सिखाता है? ग्रेट क्लासिक्स। अच्छा साहित्य, जो कालजयी रचनाएं हैं साहित्य की, वो आपको कभी भी 1, 2, 5 हजार, 2000, 5000 व्यक्तियों से जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। वो पूरी मनुष्य जाति को साथ में लेकर चलने वाली है। यही उनकी विशेषता है। इसी कारण वो सभी को अपील भी करती है और सभी के लिए हितकारी भी है। We need help from others, living or dead। देखिए, हमें हमारे अस्तित्व को, जीवन को बनाए रखने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता होती है। और साथ में देखिए, इन्होंने जो शब्द लिखे हैं, बच्चों को बड़ा स्ट्राइकिंग लग सकता है, लिविंग एंड डेड। लिविंग और डेड दोनों क्यों भाई? दोनों क्यों नहीं? जो लोग शारीरिक रूप से इस धरती को छोड़ गए, क्या उनका अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचा? अस्तित्व रहता है उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा, उनके द्वारा दी गई विचारधारा के द्वारा। हम निश्चित रूप से जो हमारे डेड राइटर्स हैं, उनसे हम ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियां भी सदैव सीखती रहती हैं, प्रेरित होती है। उनका जीवन सफल होता है, जीवन में परिवर्तन आते हैं सब साहित्य को, अच्छे राइटर्स को पढ़ने से। इसलिए इन्होंने लिविंग और डेड दोनों लिखा है कि हमें वर्तमान और पास्ट दोनों के जो अच्छे साहित्य हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जो हमें पूरी मनुष्य जाति के संदर्भ में सोचने के लिए प्रेरित करें। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। somehow complicated, somehow tough as well at your level. Still very interesting, very useful as well. बड़ा इंटरेस्टिंग और उपयोगी चैप्टर है, इसलिए हम इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आए, आई होप इफ यू आर वॉचिंग, इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली, you will certainly be able to attempt any question. Still, if you have any doubt, any dilemma, you may contact me. Thank you very much for today.